तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है यार। और आज की वीडियो में यार हम ना आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। आप लोगों में से एक ने रिक्वेस्ट की थी कि पीएचपी पे फुल सीरीज़ बनाऊं मैं, ठीक है, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊं, ठीक है। और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मैं बताता हूँ, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो से हम यार पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम पीएचपी के बारे में बात करते हैं कि पीएचपी क्या है, ठीक है। थोड़ी थ्योरी होगी तो थोड़ा अब आप इसके बारे में ये मत सोचना कि ये थ्योरी है तो फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट होती है थ्योरी, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जैसे कि पीएचपी क्या है, पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है। पीएचपी की फुल फॉर्म जो है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, जो ये वाली है जो मैं हेडलाइन कर रखी है पीएचपी की। अब आप बोलोगे यार कि ना एच और पी तो है हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्री प्रोसेसर, लेकिन पी का क्या मतलब है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो इसका आज का नाम है। जब ये 1994 या 5 के करीब आई थी तो इसका जो नाम था वो पर्सनल होम पेज था। अगर आप बात करेंगे इसका जो ओल्ड वर्जन था नाम वो पर्सनल, ठीक है, और होम पेज था। ये इसका ओल्ड वर्जन का नाम है, अब इसको चेंज कर दिया गया है। पीएचपी का नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी HTML को अडॉप्ट कर लेती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML से हाइपर टेक्स्ट लिया और यह क्या करता है, HTML को प्री प्रोसेसर करता है, मतलब दोबारा से रेंडरिंग करने का काम करता है, मतलब दोबारा से कोड बनाता है उसको, क्योंकि ये बैकएंड की लैंग्वेज है, बैकएंड की लैंग्वेज है। अब जो हमारे पास जो वेबसाइट डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है फ्रंट एंड और बैक एंड, फिर एक आता है आपका MySQL डेटाबेस, मतलब डेटाबेस भी आता है, ठीक है। हमारे पास जो वो आते हैं वो कुछ पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें, मैं क्रोम पे बताता हूँ, हमारे पास ना जो पार्ट्स आते हैं, मतलब जो डोमेन आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो मैं आपको यार वैसा ही बताऊँगा जो आपको समझ में आए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखूँगा, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट आते हैं वो इस तरह से आते हैं। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। इनमें से जैसे कि कुछ पार्ट आते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, इस इमेज में दिखा रखा होगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपका HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है और AngularJS और Vue.js, एक React.js भी होता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ये वाली इमेज में दिखा रखा है। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। अगर आपको मैं बताऊं बैक एंड का पार्ट क्या होता है, PHP, पाइथन, ये सारे होते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट। फ्रंट एंड वाला पार्ट क्या होता है, जो कि ये डिज़ाइन हो रखा है हमें। अगर मैं किसी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पर मेरा, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं सैंडविच कोड लिखता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है यहाँ पर, ये मेरी खुद की वेबसाइट है जिसके अंदर यार मैं इसे जल्दी लॉन्च करूँगा, जहाँ पर आपको कोर्स वगैरह, ट्यूटोरियल और वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये अभी लॉन्च होने वाली है। तो ये आपका फ्रंट एंड होता है। ये जो आपका इतना हिस्सा है ना, जो आपको डिज़ाइन वगैरह लिख के दे रहा है, ये यहाँ तक कि ये चीज़ लिख के दे रहा है, ये आपका फ्रंट एंड हो गया। लेकिन मैं कोर्स जब ऐड कर रहा हूँ, जब मैं साइनअप या लॉगिंग कर रहा हूँ, लॉगिंग की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें बैकएंड की ज़रूरत होती है। और बैकएंड कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, बैकएंड की कुछ लैंग्वेज हो सकती हैं। बैकएंड वेब डेवलपमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बैकएंड डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं हमें, वो पाइथन, PHP, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज होती हैं। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं है, यहाँ ये देखो, इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं। ऑब्जेक्ट सी जो होती है वो एप्पल के ISO बनाने में काम आती है। तो ये बैकएंड में सारी काम आती हैं, ये सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं जितनी आपको दिखाई जा रही हैं। और इसमें PHP एक मुख्य रूप काम करती है बैकएंड में, क्योंकि PHP बहुत आसान होती है। अगर आप एज ए बिगनर काम कर रहे हैं या एज ए बिगनर हैं तो आपको सबसे
पहले ना स्टार्ट करना चाहिए आपका PHP, ठीक है। ये रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी होती है। हम बैकएंड और फ्रंट एंड के चीज़ों को समझने के लिए इतनी हमें आफत नहीं करनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं पाइथन सीखूँगा, पाइथन सीखने के बाद जेंगो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। PHP में क्या है कि हम ईजिली बैकएंड कर सकते हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने PHP के बारे में बता रखा है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई इतनी झंझट नहीं होगी। और नहीं देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये मैंने डाल रखा है कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ऐसे सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी हैं। प्लेलिस्ट के हिसाब से भी मैंने काम कर रखा है, कुछ प्रोजेक्ट कर रखे हैं, ब्लॉग प्रोजेक्ट PHP का। अब जो आएंगी PHP की वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, PHP MySQL ट्यूटोरियल के अंदर। इसमें आएंगे प्रोजेक्ट्स, तो ये कुछ मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट। तो ये PHP जो होती है ना, ये बैकएंड में काम करती है और बैकएंड के सारे डेटा को लेकर आती है। बैकएंड का मतलब यहाँ पे होता है जो भी आप लॉगिन करते हो, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जो भी आप सर्च करते हो, वो सारा आपका क्या होता है, बैकएंड हैंडल करता है। और बैकएंड में आपको यूज़ क्या करते हो, PHP जैसी लैंग्वेज को। आप जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी आ सकते हो, लेकिन इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि की फीचर्स क्या होते हैं इसके। सिंपल होता है इसका सिंटैक्स। आपको अगर आप एक BTech या BCA के स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा कि जो C लैंग्वेज होती हैं या फिर C++ जैसी लैंग्वेजेस होती हैं वो कितनी कठिन होती हैं, मुश्किल होती हैं। पर PHP में ऐसा नहीं है, PHP ईजी लैंग्वेज है और इसे करने में मज़ा आता है, ठीक है। दूसरा होता है ये फ्लैक्सिबल होती हैं। फ्लैक्सिबल मतलब ये विंडो, लिनक्स, यूनिक्स और मैक OS जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हैं, इन पे काम कर सकती है। और इसके वेब सर्वर जो होते हैं वो अपाची, निंजिक्स जैसे होते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो डेटाबेस होता है ना, वो MySQL, PostSQL और SQL नाम से ये डेटाबेस यूज़ करता है, ठीक है। ये बहुत आसान डेटाबेस होते हैं। आप डेटाबेस ऐसा मान सकते हो कि ना, जैसे कि एक्सेल, आप एक्सेल में जो एंट्री नहीं करते, एक्सेल का कोई डेटा होता है, डेटाबेस उसे कहते हैं जिसमें डेटा रखा जाता है। तो एक्सेल में जब एंट्री करते हो तो उसमें भी डेटा रखा जाता है। इसी तरह से हमारे पास डेटाबेस होते हैं MySQL, PostSQL, जहाँ पर आप यूज़र फॉर्म फिल करते हो। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने फिल किया और लॉगिन की साइनअप किया, तो वो क्या होगा, मेरे डेटाबेस में चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ डेटाबेस होते हैं इस तरह से। अब इंटीग्रेशन क्या होते हैं कि ना, ये PHP जो है ना इंटीग्रेट कर जाती है HTML से, तभी इसका नाम जो है ना हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि यार ये एक सर्वर की लैंग्वेज होती है और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि PHP के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है और ये डायनेमिक वेब पेज बनाने के काम आती हैं, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। एक्सटेंशन लाइब्रेरी सपोर्ट, इसमें बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो सपोर्ट करती हैं। जैसे कि ना आपको फ़ाइल के साथ फ़ाइल अपलोड करनी है, फ़ाइल के साथ इंक्रिप्शन करना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, इन सब चीज़ों काम को ना ये बहुत आसान बनाता है। कभी आपको यूट्यूब जैसी यूट्यूब स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरी मिलती है। हम बात करेंगे आगे जाके लाइब्रेरी क्या होती है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि क्या ये इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब ये है कि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इसको, PHP को, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे और इसकी मार्केट में जॉब बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो इसकी जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और ये इजी भी है। कॉमनली यूज़ कहाँ पर होती है ये वेबसाइट बनाने के, डायनेमिक वेबसाइट। दो तरह की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। जो वेबसाइट ना बिल्कुल सिंपल सा ऐसे जैसे ये दिख रही है वेबसाइट, या आपने मेरी वेबसाइट है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, हम डेटा अपलोड नहीं कर सकते, डेटा वो नहीं कर सकते, इसमें बस ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, क्या कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। एक और मैं वेबसाइट बताता हूँ जो मेरा पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो क्या हो गया, मेरा स्टैटिक वेबसाइट होगी जहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं डेटा अपलोड कर सकता, ना कुछ कर सकता, मुझे बार बार कोड में कुछ करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तब जाके कर सकता हूँ। लेकिन जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ये बैकएंड से काम होता है, ये होती है डायनेमिक, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा
और मेरे को यार बता देना ये कमेंट में कि यार आपको समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, बाकी आप मुझे बता देना। ठीक है, और ऐसी बहुत आसान है PHP, बहुत मुश्किल नहीं है, और इसमें जॉब है, मार्केट के अंदर जॉब है। और बहुत सारे लोग शायद मतलब कुछ लोग कमेंट में भी करते हैं कि ना पूछते हैं इसके बारे में कि ना अब जो है ChatGPT वगैरह आ रही है, डार्विन जैसे AI आ रहे हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जॉब पर, क्या हमें ये सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि आपको सीखनी चाहिए, और साथ के साथ आपको ये भी सीखना चाहिए कि AI का इस्तेमाल करके हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये कोर्स मैं ना इसी बेस पे काम करके बनाऊँगा, जहाँ पर आप AI वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ को सीख रहे होंगे। ठीक है, और हम उसी चीज़ को इस्तेमाल करके बनेंगे। आपकी जॉब वो बंदा खाएगा जो AI मतलब ChatGPT और डार्विन जैसे AI को यूज़ करना जानता है, वो बंदा खाएगा, ना कि ChatGPT या डार्विन खाएंगे। तो इसके लिए मैं यार ये सिंपल सा आंसर है। और PHP को आप सीखें, ये इजी है, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और मैं यार हर दिन में एक वीडियो डालता रहूँगा। मैं कम से कम 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब ये वीडियो डालूँगा, 4 या 4:30 के करीब, और उसमें मैं आपको ये वीडियो ला के दूँगा, हर दिन डालूँगा रेगुलरली। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, क्रिएटिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टू हैंडल फॉर सबमिशन। इसका मतलब ये है कि ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड मतलब होता है कि जो ये सर्वर पे फाइल रन करती है। अब इसके बारे में बात करूँ तो आप होस्टिंग को सर्वर मान सकते हो। ये जो है, ये वेबसाइट जो है कहीं पर होस्ट हो रखी है, तो वो सर्वर है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर है जिसके अंदर यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो रखी है, और ये क्या करती है, फॉर्म को सबमिट करना, फाइल अपलोड करना, अदर रिलेटेड एक्टिविटी ये काम करती है। डेटाबेस से एक्सेस करना, उसका डेटा का रिट्रीव करना मतलब लेकर आना, ये सब काम PHP का है। जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट, इमेज, PDF फाइल, और ये इसका मतलब ये है कि ना यार ये वेबसाइट को जब बनाती है ना तो ऑटोमेटिकली इसमें काम हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मैं लॉगिन करना पड़ जाएगा मेरे को। पर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, जब मुझे वीडियो डालनी है तो मैं इसमें अपलोड करूँगा वीडियो, और वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा ना, तो वो वीडियो दिखने लग जाएगी, मतलब वो हो जाएगी अपलोड। ये कहते हैं हम डायनेमिक, इसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो आई होप आपको यार समझ में आ गया हो। और फिक्र मत करो, ये PHP के अंदर ना मैं PHP जो सिखाने वाला हूँ वो 2024 के हिसाब से सिखाऊंगा, जहाँ पर हम ChatGPT वगैरह का यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पर हम डार्विन जैसे AI के इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सारे AI के इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसके बेसिक समझेंगे, फिर हम ये काम करेंगे। मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और यार सपोर्ट करो मेरी वीडियो को यार, और मेरे चैनल को। मुझे अच्छा लगता है जब कोई सपोर्ट करता है या फिर कुछ बात करता है। और हम यार ये अगर आपको ये पसंद है प्रोग्रामिंग वगैरह तो आप ये सीखें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को प्रोग्रामिंग पसंद होती है, तो जिसको प्रोग्रामिंग पसंद है, प्रोग्राम करना पसंद है, वेबसाइट बनाना पसंद है, तो ये आप वेबसाइट बनाएं।